गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर मीन्स गवर्नमेंट बजट्स। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बजट। आपको पता होगा अपन ने बजट के फीचर्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़ी, मीनिंग पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब पढ़ते हैं कि भाई कितने टाइप्स के बजट होते हैं। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मेरी बात को ध्यान से समझना, जिस बेस पे गवर्नमेंट जो है कलेक्शन करती है उसके अकॉर्डिंग, इनकम और एक्सपेंडिचर्स के अकॉर्डिंग, जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वी हैव डिस्ट्रीब्यूट इट इन 3 पार्ट्स। वन इज सरप्लस बजट, नेक्स्ट इज बैलेंस्ड बजट एंड थर्ड इज डेफिसिट बजट। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको पता होगा अपन ने एनपीओ वाला चैप्टर पढ़ा था, है ना। उसमें अपन ने पढ़ा था या तो फिर एनपीओ को सरप्लस होगा या तो एनपीओ को क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो वैसी ही बात होती है यहाँ पे। सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा ऑफ एनीथिंग। हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी एक्सेस की बात करते हैं या इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा देन वी आर टॉकिंग अबाउट दी सरप्लस। तब अपन किसकी बात करते हैं, सरप्लस की। तो सरप्लस बजट क्या होगा, तो भाई सरप्लस बजट ऐसा होगा जिसके अंदर एस्टिमेटेड रेवेन्यू आर मोर एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आर लेस। जैसे मान लो कि आप एक शॉप पे जाते हो, अब अपन बजट की बात कर रहे हैं, नॉर्मल हो हाउस होल्ड के केस में बजट की बात कर रहे हैं। जस्ट अज्यूम आपका नाम ए है और आप शॉप पे जाते हो, ठीक है। आपको लगता है क्या है कि आप 5,000 रुपये अपनी पॉकेट में लेके चलते हो। आप 5,000 रुपये लेके चलते हो कि भैया कभी कुछ खर्चा हो गया तो हमको 5,000 रुपीज़ अपनी पॉकेट में। पर आप सोचते हो कि मुझे कम से कम 4,500 रुपये की चीज़ें खरीदनी है। आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं, कुछ खाने के लिए खरीदना है, कुछ मेडिसिन परचेज करनी है। तो आप सोचते हो कि भैया हमारे पास 4,500 रुपीज़ हम स्पेंड करने वाले हैं, बट हम घर से लेके निकलते हैं एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है। तो वैसे ही कुछ कंडीशन होती हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड करती है, गवर्नमेंट फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करती है दैट कि रेवेन्यू जो है वो अगर ज़्यादा हो गई है बट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो कम है तो उसको अपन सरप्लस बजट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कम है बट आप एक्स्ट्रा अमाउंट कैरी कर रहे हो वो ज़्यादा है, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट मीन्स when estimated revenue are more and estimated expenditures are less, इसको सरप्लस बोल देंगे। तो आप ही सोचो सरप्लस का अपोजिट क्या होता है, सरप्लस का अपोजिट होता है डेफिसिट। तो डेफिसिट बजट की डेफिनेशन आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका जस्ट उल्टा या इसका जस्ट रिवर्स कंडीशन, मतलब when total expenditures are more and total revenue are less, ठीक है। तो क्या हो गया, डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर्स आर मोर, मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया कि भैया हम घर से लेके निकले 5,000 रुपये, पर हमको पता है कि हमारे पास 5,000 ही है पर हमको खर्चा 7,000 का करना है, ऐसी कंडीशन हो गई, ठीक है। वो वाली जी चीज़ है। तो डेफिसिट बजट मतलब आपका जो भी रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, कम, मीन्स एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर रेवेन्यू। रेवेन्यू ज़्यादा है तो सरप्लस बजट, रेवेन्यू कम है तो डेफिसिट बजट। इज इट क्लियर। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का अपन क्या करने वाले हैं, मैचिंग करने वाले हैं। इज इट क्लियर। तो सिंपल से स्टेटमेंट में अपन बात करते हैं कि सरप्लस बजट क्या, तो सरप्लस बजट मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है, और डेफिसिट बजट मतलब क्या, तो जब रेवेन्यू अपनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, डेफिसिट बजट। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखते हैं बैलेंस बजट क्या है। तो बैलेंस बजट मतलब कि हम बैलेंसिंग की कंडीशन में है, हाँ हम मैनेज कर सकते हैं। मीन्स when estimated total expenditure are equal to estimated total revenue, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। हम जितने ले गए थे उतने ही खर्च कर दिया या जितना आया उतना ही चला गया, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड वाली सिचुएशन। आई होप ये चीज़ आ गई होगी। एक बार शॉर्ट में और बता देती हूँ, सारा के सारा मेन ऑब्जेक्ट अपना रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू अगर आपका ज़्यादा है, रेवेन्यू इफ़ योर रेवेन्यू इज़ मोर देन इट वुड बी योर सरप्लस बजट। अगर रेवेन्यू कम हो गया तो डेफिसिट बजट, और रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल है तो बैलेंस्ड बजट, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ लेके पकड़ के चलो, रेवेन्यू का आपको ऐसे मैच करना है, एक्सपेंडिचर से मैच करना है। इज इट क्लियर। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं बजटरी डेफिसिट, ठीक है। डेफिसिट वर्ड्स उनके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया हमारे पास एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो डेफिसिट वाली कंडीशन, एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा, मैंने गलती से बोल दिया। डेफिसिट वाली कंडीशन मतलब क्या कि भैया रेवेन्यू जो है हमारे पास क्या होगी, कम, और एक्सपेंसेस क्या होंगे, ज़्यादा। एज वी अर्लियर डिस्कस्ड कि दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, मतलब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स पढ़े थे। तो उन्हीं का बेस लेके अपन टाइप्स डिसाइड करते हैं कि बजटरी डेफिसिट क्या होता है, मतलब डेफिसिट भी अलग अलग फॉर्म में होता है।
क्या रेवेन्यू डेफिशिट है, क्या प्राइमरी डेफिशिट है, या फिस्कल डेफिशिट है। तो उसको अपन ब्रीफ में पढ़ते हैं। कुछ डेफिशिट जो होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, तो उन्हीं का अपन बाइफर्केशन देखेंगे। सो बजटरी डेफिशिट क्या होता है, तो वन इज दैट रेवेन्यू डेफिशिट, नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिशिट और थर्ड फिस्कल डेफिशिट। तो बेटा इसको लर्न करने का एक तरीका है, सबसे पहले ध्यान रखना रेवेन्यू डेफिशिट लर्न करना, फिर फिस्कल डेफिशिट लर्न करना, फिर प्राइमरी करना। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं, है ना। पहले हम सबसे पहले रेवेन्यू डेफिशिट देखते हैं, फिर उसके बाद फिस्कल देखेंगे और फिर प्राइमरी देखेंगे। तो फर्स्ट रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है, तो जैसे ही कि मैंने आपको बोला है कि रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है, तो ये इसकी डेफिनेशन, रेवेन्यू हमारा डेफिशिट है, मतलब रेवेन्यू हमारा क्या है, कम है। रेवेन्यू हमारा क्या है, कम है। तो क्या चीज़ ज़्यादा होगी, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आगे अपना आंसर सिंपल सा, अपनी स्टेटमेंट भी यही बन जाएगी, मीनिंग भी यही बन जाएगा, दैट रेवेन्यू डेफिशिट इज अ कंडीशन वेयर टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर एंड टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट आर लेस। मतलब हमको मेन फोकस काय पे दिया है, रेवेन्यू पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर मोर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर लेस, इट इज़ द कंडीशन ऑफ रेवेन्यू डेफिशिट। इसको अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिशिट बोलते हैं। रेवेन्यू हमारे पास कम आया तो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे पास क्या हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट कम हो गई और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया। इज इट क्लियर? अब अपन सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकेंड हमारे पास होता है फिस्कल डेफिशिट। फिस्कल डेफिशिट मतलब क्या, तो बेटा देखो ये याद रखो कि जो गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर करती है तो उस केस में उनका एस्टिमेशन होता है। बेसिकली आई कैन टेल यू कि जो बजट होता है इट्स फुल्ली बेस्ड ऑन योर एस्टिमेट्स, इट्स नॉट रिलेटेड टू योर एक्चुअल डेटा। हम नेक्स्ट ईयर को प्रिडिक्ट करने वाले हैं। अब आप सोचो जब गवर्नमेंट ने 2019 में, अभी 20 चल रहा है ना, हाँ ठीक है, तो जस्ट अज्यूम 2020 में गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया। अज्यूम क्या किया ही था, गवर्नमेंट ने 2020 में 29 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया। आपको पता है कि फरवरी के लास्ट डे को अपन बजट प्रेजेंट करते हैं। गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया, क्या उन्हें पता था कि कोविड की कंडीशन आ जाएगी कंट्री में या कोविड से कितना नुकसान होगा? नहीं, दिट वॉज ओनली अ प्रिडिक्शन। गवर्नमेंट ने प्रिडिक्शन की थी। तो इस बार गवर्नमेंट का जो बजट होगा हम बात कर सकते हैं कि उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम रिसीव होगा। ये अपन अभी से एस्टिमेट कर रहे हैं, बिकॉज वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट अवर फ्यूचर। हम उसको रियली नहीं बोल सकते कि हाँ फ्यूचर में यही चीज़ होगी। ठीक है, तो बजट में भी यही था। अब फिस्कल डेफिशिट की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखो कि फिस्कल डेफिशिट क्या होता है, व्हेन वी डिडक्ट टोटल रिसिप्ट, मतलब टोटल आपके जितने भी एक्सपेंडिचर हो, वेदर इट्स रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर और वेदर इट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जितना भी आपने एक्सपेंडिचर कर रखा है उन सब में से आप रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर दो और कैपिटल रिसिप्ट को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिशिट। क्या करना है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूँ तो ये ध्यान रखो, व्हेन टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, टोटल मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है, ऊपर हमने सिर्फ रेवेन्यू लिया था, यहाँ पे अपन ने कैपिटल और रेवेन्यू दोनों लिया। ध्यान रखना, जब टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, बट टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट क्या हो गई, कम हो गई, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फिस्कल डेफिशिट। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। ऊपर हमने रेवेन्यू वाली देखी, फिर अपन ने कैपिटल और रेवेन्यू दोनों को सम अप करके देखा। ऊपर हमने देखा कि रेवेन्यू डेफिशिट क्या हुआ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज़्यादा होना, बट फिस्कल मतलब क्या होता है, ओवरऑल आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और ओवरऑल आपकी रिसिप्ट कम है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं प्राइमरी डेफिशिट। तो प्राइमरी डेफिशिट ना बहुत ऐसी कंडीशन में क्रिएट होता है या ऐसी कंडीशन में होता है जब हम बहुत ज़्यादा हमने बोरोइंग कर लिए, ठीक है, उस कंडीशन में आता है। मतलब ये टर्जरी स्टेप है इकोनॉमी के अंदर इम्बैलेंस होने की। तो प्राइमरी डेफिशिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिशिट मीन्स व्हेन योर फिस्कल डेफिशिट, मतलब ये वाली कंडीशन कि भैया हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है, फिर भी हमारे पास अगर कोई डेफिशिट हो रहा है तो उसमें से आप क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग। क्या माइनस कर दो, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग। इंटरेस्ट एंड बोरोइंग जो होती है वो होती है कि हमने मतलब गवर्नमेंट जैसे अभी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को बेयर करने के लिए कुछ लोन्स लेने पड़ते हैं, तो लोन के ऊपर दे हैव टू पे सम इंटरेस्ट, उनको डेप्ट अराइज करनी पड़ती है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। एंड इफ दे आर नॉट केपेबल इनफ टू पे देयर डेप्ट देन द कंडीशन ऑफ प्राइमरी डेफिशिट वुड अराइज। ठीक है, मतलब फिस्कल डेफिशिट में तो हमको पता पड़ गया कि हमारे एक्सपेंडिचर क्या हैं, ज़्यादा हैं,
प्लस उसमें अपन ने और क्या देख लिया, बोरोइंग को भी देख लिया। इज इट क्लियर? बोरोइंग को अपन क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब इसको अपन वन बाय वन मीनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। जो अभी हमने पीछे पढ़ा ना, बस उसी को मैं एक बार आपको क्लियर शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इसका इम्प्लीकेशन होता है, या फिर ये बोले कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है ना, ये बात कर सकते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट का इंटरप्रिटेशन होता है दैट गवर्नमेंट इज अनेबल टू मीट इट्स रेगुलर रिकरिंग एक्सपेंसेस। जैसे अभी आप लोग सोचो, आप लोगों की जॉब है क्या? नहीं है। आपको अपने डेली बेसिस पे एक्सपेंडिचर करने के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है? अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक है। तो व्हेन यू आर नॉट केपेबल इनफ टू बेयर योर रेगुलर एक्सपेंडिचर, इट वुड बी द कंडीशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपके पेरेंट्स हैं, वो जस्ट अज्यूम अगर किसी के पेरेंट है और वो जॉब नहीं करते, तो उनको किससे पैसे लेने पड़ेंगे? आपके दादाजी दादी जी से, ये मतलब किसी बड़े से ही लेने पड़ेंगे ना, उनके डेली बेसिस की एक्सपेंडिचर को इनकर्ड करने के लिए। तो सेम कंडीशन, जब हमारी गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंडिचर को बेयर नहीं कर पाएगी तो कौन सा डेफिसिट हो जाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट। आपको अपने रेवेन्यू डेफिसिट अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इज यूजिंग योर सेविंग्स, ठीक है। गवर्नमेंट को अपने कुछ एक्सपेंडिचर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेविंग्स यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं आपकी बात करूँ, अभी आपको पता है कोविड के केस में क्या हुआ था। जब अपनी इकोनॉमी में कोविड था, मतलब अभी भी है, मैं ये नहीं बोल रही कि चला गया, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लो अप्रैल की बात, अप्रैल में कोई पेरेंट्स जॉब करते थे या कोई पर्सन जॉब करता है, राम को ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। राम जो है वो जॉब करता था, अप्रैल में उसकी सैलरी नहीं आई, ठीक है। मई में था तो मई में भी सैलरी नहीं आई। अब अप्रैल में तो उसने कहा कि चलो ठीक है, जो मार्च की सैलरी उससे काम चला रही है, पर मई में उसको मई में फिर वापस सैलरी नहीं आई। अब उसको एक्सपेंडिचर तो रोज़ करने पड़ते हैं, रोज़ खाना खाता है, फिर रोज़ उसको बाकी चीज़ों पे एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, टेलीफोन बिल भरना है, तो डेली एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के। पर उसके पास सैलरी तो है नहीं, उसके पास अर्निंग तो है नहीं, तो अब राम क्या करेगा? अपनी सेविंग्स को यूज़ करेगा। आप सोचो क्या करेगा? सेविंग को यूज़ करेगा फॉर कंडक्टिंग देयर रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो उसके रिकरिंग नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं। तो वही होता है, गवर्नमेंट को जब अपने रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं कन्वर्ट करती, नहीं कंडक्ट कर पाती, तो दे आर जस्ट गोइंग टू यूज़ देयर सेविंग्स, जो उन्होंने अभी तक सेव कर रखा था। आपको पता होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो हमारा बना हुआ है ना, वैसा। आगे, गवर्नमेंट इज जस्ट मीटिंग इट्स एक्सपेंडिचर्स बाय वे ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? तो बेटा सोचो, राम की बात ले लेते हैं। अब राम ने सोचा कि भैया अब हमारे पास जॉब तो है नहीं, तो राम ने क्या करा कि यार मेरे पास एक प्लॉट तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। राम ने सोचा मेरे पास बाइक है, क्या है मेरे पास? बाइक है, ठीक है। अपन एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। राम ने बाइक नहीं लेते, बाइक में आप लोग फिर असेट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि राम जो है उसने AB रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस आपको पता है, उसने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था। तो राम ने वहाँ से अपने शेयर को सोल्ड कर दिया। उसके पास शेयर थे, 5000 शेयर्स थे, उसने 5000 शेयर्स को क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इसके बिहाफ में उसको क्या हो गया? कैश जनरेट हो गया, उसका इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गया। तो सेम वे में गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट जस्ट यूज टू डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या कर लेती है? या तो डिसइन्वेस्टमेंट कर लेती है या अपनी बोरोइंग कर लेती है, इंक्रीज। ओके, ये तीन चीज़ें होती है रेवेन्यू डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट अराइज हो गया। ये तीन कंडीशंस में फॉलो होता है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं दैट हाउ वी कैन मिनिमाइज अवर रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? आप सोचो, राम जो है वो 10,000 रुपीज़ अर्न करता था, उसमें से 7,000 रुपीज़ स्पेंड करता था। अप्रैल के महीने में उसने सोचा कि भैया अपने पास सैलरी तो आ नहीं रही है, तो जल्दी बताओ वो 7,000 के एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगा कि नहीं? वो सोचेगा अब जो ज़रूरी एक्सपेंडिचर है वही करूँ, बाकी नहीं करूँ। येस और नो, यही सोचेगा राम। तो हमने क्या करा? राम के पर्सपेक्टिव को लेके हमने गवर्नमेंट को सीखा। गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगी, सिंपल सी बात है ना। तो फर्स्ट इज दैट हाउ कैन यू मिनिमाइज योर रेवेन्यू डेफिसिट? तो वन इज दैट यू कैन रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन रेवेन्यू। मतलब अब राम ने सोचा कि भैया एक काम करता हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर देता हूँ, मैं कुछ और बिजनेस भी स्टार्ट कर लूँ जब तक मेरा दूसरा काम नहीं हो जाता, ठीक है। तो वी कैन इंक्रीज अवर रेवेन्यू। हमको हमारी रेवेन्यू को इंक्रीज करना है और एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना है। आई होप ये चीज़ बहुत सिंपल थी। बेटा जब भी बजट पढ़ो ना गवर्नमेंट का, तो यही ध्यान रखो कि अपन कैसा बजट बनाते हैं। जैसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने इंडिविजुअल के लिए बजट बनाता है, वैसे ही इकोनॉमी में फिनेंस मिनिस्टर पूरी कंट्री के लिए बजट बनाते हैं। ओके, अब अपन जो आगे के टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।